नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है। पॉलिटिकल साइंस की मेरिट काफ़ी हाई गई है, हम सभी ने देखा। काफ़ी बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, काफ़ी बच्चों का नेट और पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है। और आज हम ट्रेंड को देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ पिछले अटेम्प्ट्स में, पिछले एग्जामिनेशंस में, किस तरफ हम जा रहे हैं, किस प्रकार से एग्जामिनेशन हमारा आगे बढ़ रहा है। तो उसको आज हम देखेंगे। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, जिनका पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुआ है, उनको भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं। आप और बेहतर करते रहिए। और जिनका अब की बार पीएचडी के लिए क्लियर हुआ है वो नेट के लिए तैयारी कीजिए, वो जीआरएफ के लिए तैयारी कीजिए। और जिसका नेट क्लियर हुआ है वो जीआरएफ के लिए तैयारी कीजिए। अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए। और एक और सूचना मैं देना चाहूँगा आपको, एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस स्टूडेंट का पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है, आप वेट मत कीजिएगा कि मैं अगले बार और अच्छा करके जीआरएफ क्वालिफाई करूँगा फिर पीएचडी में एडमिशन लूँगा, या फिर नेट जिसने क्वालिफाई किया है कि पहले मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर लूँ और फिर जाकर पीएचडी में एडमिशन लूँगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी अपने पसंदीदा कॉलेज में, या फिर जो आसपास आपके यहाँ पर कॉलेज हो जहाँ पर आप एनरोल होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी वहाँ पर एनरोल हो जाइएगा। इसका वेट मत कीजिएगा कि नहीं पहले मैं जीआरएफ क्वालिफाई करूँगा, क्योंकि अगर आप उसका वेट करोगे तो काफ़ी समय बीत सकता है। ठीक है, एक अटैम्प्ट या फिर दो अटैम्प्ट लग सकते हैं आपको। तो इतना समय आप मत गवाइए और अपने पसंदीदा कॉलेज में एनरोल हो जाइए। कई बार आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया लेकिन आपका पसंदीदा या फिर आसपास आपको कॉलेज नहीं मिला। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप क्या कीजिए, अपने आसपास से कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। तो चलिए, अब की बार क्या आंकड़े रहे, क्या स्कोर रहा, उसको हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर सबसे पहले जीआरएफ है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस में हम जीआरएफ का देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो मेरिट लगी है 234 पर लगी है, और 175 कैंडिडेट ने जीआरएफ को क्वालिफाई किया है। तो आप खुद सोच कर देखिए, 234 कितनी हाई पर मेरिट लगी है, ऑल टाइम हाई। ठीक है, पिछली बार भी मेरिट हाई पर थी लेकिन इतना हाई देखो कितना, किस प्रकार से चीज़ें आगे जा रही हैं, चीज़ें और भी टफ होती जा रही हैं। 175 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है जीआरएफ के लिए। आगे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 210 पर रैंक, 210 स्कोर पर, 210 मार्क्स पर नेट की मेरिट लगी थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर। मतलब जिसका 210 था या फिर 210 से ऊपर मार्क्स थे उनका नेट क्लियर है। कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? इसमें लगभग स्टूडेंट हैं 2155। पीएचडी की अगर बात करें, पीएचडी क्वालिफिकेशन की, तो 184 मार्क्स पर ही आपका इसमें मेरिट लगी है। आप देख पा रहे हो कितनी हाई मेरिट लगी है। अब से कुछ सालों पहले तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो मेरिट लगती थी वो लगभग 200 या 205 या 210 के आसपास लग जाया करती थी, लेकिन अब की बार 234 पर चीज़ें चली गई हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या कारण हो रहे हैं, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इतनी हाई मेरिट जा रही है। आगे बात करें पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी एनसीएल की, तो इसकी मेरिट गई है 226 पर। 226 मार्क्स जिसके हैं या फिर इससे अधिक जिसके हैं उसका जीआरएफ क्वालिफाई है। 117 स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी में 196 मार्क्स पर आपका नेट क्वालिफाई है, और 168 मार्क्स पर आपका पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो। देखिए ये भी काफ़ी हाई है। पहले क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर 226 पर मेरिट लगी है, 226 मार्क्स पर मेरिट लगी है, लेकिन पहले 195 190 पर ओबीसी के मेरिट लग जाया करती थी पॉलिटिकल साइंस में। और अगर आगे बात करें हम पॉलिटिकल साइंस ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी मेरिट 226 पर लगी है। बताइए, पहले कभी 185 190 पर इसकी मेरिट लगा करती थी, और अब 226 पर इसकी मेरिट जा चुकी है। कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है? तो 65 स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो 196 पर इसकी मार्किंग पर मेरिट लगी है। 587 कैंडिडेट ने इसको क्वालिफाई किया है। और बात करें हम केवल पीएचडी के लिए, जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, केवल 164 पर उनकी मार्किंग लगी है। 2006 बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया है। 1286 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। आगे अगर हम बात करें एससीज की,
तो देखो 212 पर मेरिट लगी है। कुछ सालों पहले तक 212 तक तो जनरल की भी मेरिट नहीं लगती थी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी मेरिट नहीं लगती थी। 212 एससी पर कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया जीआरएफ को? तो 79 ने। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम देखें तो 184 पर मार्किंग पर आपकी मेरिट लगी थी और 904 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था इसको। और आपके पीएचडी के लिए 160 पर मेरिट लगी है, जहां पर 2006 बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया है। एसटी के लिए भी देखिए 208 मार्किंग पर आपकी मेरिट लगी है। बताइए कितना हाई जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? 37 स्टूडेंट्स हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 पर मेरिट लगी है। स्टूडेंट्स कितने हैं? 444। केवल पीएचडी के लिए 158 पर मेरिट लगी है। स्टूडेंट्स कितने हैं? 909। आगे फिर हमारी और भी कैटेगरीज आ जाती हैं पीडब्ल्यूडी की, जिसमें देखो मेरिट 220 पर लगी है, 180 पर लगी है, 222 पर लगी है, 178 पर लगी है। तो इस प्रकार से काफ़ी हाई मेरिट हमें देखने को मिल रही है अंत तक भी। हम बात करें थर्ड जेंडर की तो उनकी 186 तक मेरिट लगी है। इतनी मेरिट कभी ओबीसी की लगा करती थी या फिर एससी की लगा करती थी कुछ सालों पहले तक। तो अब इसका कारण क्या है? इतनी हाई मेरिट क्यों जा रही है पॉलिटिकल साइंस में? किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो मेरिट हाई गई है वो पॉलिटिकल साइंस की गई है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो मुख्य कारण है, आपका मुख्य कारण है कमीशन का ध्यान ना देना। पहले क्या हुआ करता था? पहले ज्यादातर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपसे, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी में से हो, पॉलिटिकल थॉट में से हो, इंडिया के कंटेक्स्ट में हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर गवर्नेंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रीजन असर्शन के देखने को मिलते थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन आज के समय हम क्या देखने को मिल रहा है हमें? देन नाउ आज के समय क्या है? आज के समय ज्यादातर फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, केवल बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी। क्रोनोलॉजी किस चीज की? प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी आपसे, स्पीकर की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी आपसे। तो क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। पहले के समय की अगर हम बात करें, पहले के समय का मतलब है आज अब से कुछ अटेम्प्ट्स पहले, लगभग 2023 तक की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमें ट्रेंड देखने को मिलता था कि अगर ऑथर्स की बुक पूछी जा रही है तो ऐसा नहीं कि जो मेन बुक है उसकी वही पूछी जाएगी, जो मेन बुक के आसपास की बुक है वो भी पूछी जाती थी। तो ऐसे में स्टूडेंट को काफी मेहनत करनी पड़ती थी इसमें, राइट। और अगर आज की बात करें तो बिल्कुल सीधा बुक्स पूछ ली जाती है, ज़्यादा एग्जामिनर भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। एग्जामिनर जो चीज़ें उसके सामने आ रही है फैक्ट के रूप में, जहाँ पर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जैसे अगर किसी एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने हैं, और क्वेश्चन कैसे बनाने, उसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अगर उसको क्वेश्चन बनाने तो उससे मेहनत लगेगी, काफ़ी उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको टेक्स्ट बुक उठाकर, टेक्स्ट बुक में कोई टेबल दिया हुआ है आर्टिकल्स का या फिर प्रेसिडेंट की लिस्ट का, वो सब उसको निकाल कर देना है तो सीधा वो चेप देगा। तो वो यहाँ पर किया जा रहा है, आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, ऐसे फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं जैसे कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सार्क के बारे में काफ़ी अधिकतर पूछा जा रहा है, तो आप खुद बताइए क्या सार्क की रेलेवेंस रह गई है? तो सार्क की रेलेवेंस नहीं रही है अब। फिर भी सार्क के जनरल सेक्रेटरीट्स कौन से हैं, इनकी कमेटी कब हुई है, कमीशन कब हुआ है, इनका ईयर पूछ लिया जाता है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई रेलेवेंस नहीं है। पूछा क्यों जा रहा है? क्योंकि काफ़ी आसान है, काफ़ी फैक्चुअल है, आंकड़े पहले से बनकर तैयार हैं। पूछना है तो भैया आप किससे पूछिए, आप बिम्स्टैक से पूछिए, आप G20 से पूछिए, लेकिन उससे नहीं पूछे जा रहे हैं इतने कुछ खास। किससे पूछे जा रहे हैं? सार्क से पूछे जा रहे हैं, जिससे कोई रेलेवेंस अब रहा ही नहीं है। पहले क्या होता था? पहले पॉलिटिकल थ्योरी में या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चंस जो है एनालिटिकल पूछे जाते थे आपसे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। उनके विचार क्या हैं, क्या उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं या इंक्लूड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिनको बनाने में समय लगता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में जैसे हम देख रहे हैं केवल इंडिया पर फोकस किया जा रहा है। इंडिया पर कैसे फोकस? केवल आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ठीक है, अगर करंट में से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अब की बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था या पिछला कौन था, वो तो चलता है।
लेकिन अगर आप पहला पूछ रहे तीसरे नंबर का पूछ रहे हो, 5वें नंबर का पूछ रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बैठता। ये हम कोई स्कॉलरली पेपर नहीं बना रहे हैं, ये तो हम CUET के लेवल का पेपर बना दे रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बैठता आपके नेट JRF के लिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें जो रट्टा मारेगा उसके मार्क्स अधिक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पीकर पूछ लिया आपसे, चीफ जस्टिस 5th कौन था, 6th कौन था, कोई सेंस नहीं बैठता इसका, आप याद करने नहीं बैठोगे। होना क्या चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा रट ले रहे हैं, उनकी वजह से चीज़ें आगे जा रही हैं। प्लस अब इतना फैक्चुअल क्वेश्चन होने की वजह से, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर होने की वजह से जो पेपर है वो, उसका जो लेवल है वो गिर रहा है, उसका जो हार्डनेस का लेवल है वो गिर रहा है। अब पेपर टफ नहीं आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर सिंपल मॉडरेट पेपर आ रहा है। मॉडरेट टू इजी अगर हम बोलें तो तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जो जितना रट लेगा उतना उसका क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कारण है जिससे पॉलिटिकल साइंस की जो मेरिट है वो ऊपर जाती जा रही है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को करने की एबिलिटी है, वो पीछे रह जा रहे हैं, जबकि आगे उनको ही जाना चाहिए। अगर हम वास्तविक रूप में बात करें क्या ये सही हो रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाकर इररिलेवेंट फैक्ट्स को पूछना, ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं था नेट के एग्जाम का, ठीक है। हमारे नेट का एग्जाम जो होता है, UGC नेट का एग्जाम, नेट के लिए, JRF के लिए या PhD के लिए, ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कमीशन मेहनत नहीं करना चाहता, और जब तक ऐसा चलता रहेगा तो मेरिट आपकी ऐसे ही ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसा कहते हैं ना कि कोई किंग, कोई इंस्टीट्यूशन अपनी शाइन खो देता है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर जो नेट का एग्जाम है अपनी शाइन खोता जा रहा है। जो जेन्यून स्टूडेंट है जिनको आगे जाना चाहिए वो मुश्किल ही आगे जा पा रहे हैं, जो रट्टा लगा रहे हैं वो आगे चले जा रहे हैं, और इसलिए इतनी मेरिट हाई जा रही है। पेपर इजी बना रहे हैं, मॉडरेट बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बैठता। तो आशा करते हैं कि अपना ये UGC नेट, ये जो कमीशन है अपना, इस पर ध्यान देगा और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, आज हमने ट्रेंड के बारे में देखा, किस प्रकार से चीज़ें आगे जा रही हैं, और आगे क्या वो तो पीछे ही लेकर हमें जा रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। पेपर 1 के रिगार्डिंग भी हम एनवायरनमेंट को कवर कर चुके हैं, अब टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं। आप उनके लेक्चर लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर जाकर देख सकते हैं, और ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।